बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, रूस और यूक्रेन का तनाज़ा अब अपने नुक्ता इंतहा की तरफ जाता जा रहा है। 24 फरवरी से शुरू होने वाली ये जंग अब न्यूक्लियर वॉर बनती दिखाई दे रही है और इस बात के काफ़ी इम्कानात बढ़ गए हैं कि बहुत जल्द ये एक न्यूक्लियर वॉर बन चुकी होगी। रूसी सदर पुतिन ने तो इस तनाज़े की इब्तदा पे ही कह दिया था कि ये जंग एक न्यूक्लियर जंग बन सकती है। शायद इसे न्यूक्लियर वॉर बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि यूक्रेन और रूस की फ़ौजों का और फौजी ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन जिस तरह से मगरब और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने रूस पर अब पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं, तो इस बात के इम्कानात काफ़ी बढ़ चुके हैं कि रूस अब इस जंग को न्यूक्लियर वॉर में बदल के ही देगा। जाहिर है न्यूक्लियर वॉर से पूरी दुनिया को ही खतरा है, लेकिन आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि ये न्यूक्लियर वॉर पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक साबित होगी। पाकिस्तान पर इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असरात क्या होंगे, खास तौर पर हमारे माहौल पर। इस न्यूक्लियर वॉर को ट्रिगर करने में किन ताकतों का हाथ है और वो कौन सी बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिनकी बिना पर यह हमला एक न्यूक्लियर जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको आगाही भी देंगे रशिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे बढ़कर है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के पास, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के पास 13,132 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 6,257 रशिया के पास हैं। यानी आप ये समझ लें कि दुनिया के न्यूक्लियर आर्सेनल का तकरीबन आधा हिस्सा रूस के पास है। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का ताकतवर तरीन न्यूक्लियर वॉरहेड, जिसे जार बॉम्बा कहा जाता है, वो भी रूस का है। अब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के साथ ही ये इशारा दे दिया था कि अगर मगरबी ताकतों ने इस मामले में इन्वॉल्व होने की कोशिश की तो ये जंग न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है। इस धमकी का मकसद दरअसल वेस्टर्न ताकतों को यूक्रेन की वॉर से बाहर रखना था। अब मसला ये हुआ कि मगरबी ताकतें और यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली तो इस जंग में शामिल ना हुई, लेकिन उन्होंने एक के बाद दूसरी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी रूस पर। दीगर पाबंदियों को तो शायद रूस खातिर में ना लाता, लेकिन स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर पाबंदियों की वजह से रूस में बहुत शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि यह स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है क्या। स्विफ्ट एक ग्लोबल फाइनेंशियल इदारा है जिसकी इब्तदा सन 1973 में की गई और इसका मरकजी दफ्तर बेल्जियम में है। यह निज़ाम दुनिया भर के 200 से ज़ायद मुल्कों में 11,000 बैंकों और मालियाती इदारों को आपस में कनेक्ट करता है और इसके जरिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट्स मुल्कों और बड़ी बड़ी कंपनियों के दरमियान होती हैं। रोज़ाना इस पर तकरीबन 40 मिलियन मैसेजेस होते हैं और इन्हीं मैसेजेस के जरिए ये ट्रांसफर होती है और इसमें किसी मुल्क की करेंसी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती नहीं। अगरचे इस निज़ाम की मिल्कियत मुश्तरका तौर पर 2000 बैंकों के पास है पूरी दुनिया में, लेकिन इस पर ज़्यादा इजारादारी यूएस फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड की है। यानी इंग्लैंड और अमेरिका जब चाहें इस निज़ाम को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकते हैं। अब रोजाना की बुनियाद पर होने वाली 40 मिलियन ट्रांजैक्शंस में से 1% से जायद हिस्सा रूस का है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर पाबंदियां लगने के बाद अब रूस को माली इक्तिसादी धचका जरूर लगेगा और इसी के नतीजे में पुतिन ने खबरदार कर दिया है कि यह जंग अब न्यूक्लियर जंग बन सकती है और उन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय भी कर दिए हैं। अब जरा हम आपको ये भी बताते चलें कि रूस के पास मौजूद सबसे बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड जार बॉम्बा में तबाही फैलाने की कितनी बड़ी कैपेसिटी है। नाज़रीन, दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब, जिसका नाम था लिटिल बॉय, वो अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया था। वो लिटिल बॉय 15 किलो टन का था। अब इसके मुकाबले में जार बॉम्बा 1,00,000 किलो टन का है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसमें तबाही फैलाने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा होगी।
लिटिल बॉय ने तो जापान के शहर हिरोशिमा को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया और उसकी रेडिएशंस बाकी शहरों तक भी फैली और आने वाली नस्लों को भी उसकी रेडिएशन से मुतासिर होना था। लेकिन आज अगर ये जार बॉम्बा यूक्रेन के किसी भी शहर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके नताइज इतने ज़्यादा तबाहकुन होंगे कि वो सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि यूक्रेन से मुल्हिका यूरोपियन यूनियन के मेंबर यूरोपीय ममालिक पर भी इसके बहुत बुरे असरात होंगे। अगरचे पाकिस्तान यूक्रेन से 3785 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन इसके बावजूद, इतने फासले के बावजूद, इस न्यूक्लियर वॉर के पाकिस्तान पर भी इंतहाई तबाहकुन बिलवास्ता या बिलावास्ता असरात पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह मालूम है कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो उससे इंतहाई खतरनाक रेडिएशंस खारिज होती हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की हमने भी बात की, उनके बारे में उनके बनाने वालों को भी नहीं पता कि इनकी रेडिएशंस का फैलाव कितना ज़्यादा हो सकता है। उसके बारे में सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जार बॉम्बा जैसे मोहल्लिक न्यूक्लियर बॉम्ब की एक्चुअल तबाही के मैग्नीट्यूड के बारे में किसी को सही तरह से अंदाजा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये बॉम्ब जब फटेगा तो तौक़ात से बढ़ के, अंदाजों से कहीं ज्यादा बढ़ के नुकसान करेगा। तो ये रेडिएशंस जो वहां से निकलेंगी, वो रेडिएशंस एक बहुत बड़े रेडियस में चारों तरफ फैल जाएंगी और फिजा से होती हुई ये रेडिएशंस हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी दाखिल हो सकती हैं और हमारे लिए भी अगरचे बराह रास्त बहुत बड़ी तबाही ना हुई, लेकिन ये रेडिएशंस हमें इफेक्ट जरूर कर सकती हैं। इसके अलावा जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो एक मशरूम क्लाउड पैदा होता है जो जमीन से इंतहाई बुलंदी पर जाता है। इसके साथ डस्ट और डेब्री का एक बहुत बड़ा तूफान उठता है। ये गर्द पूरे माहौल में फैलेगी और वस्ती एशिया से पाकिस्तान की तरफ आने वाले हवा के करंट्स की वजह से ये यकीनन पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी, जिसकी वजह से हमारे माहौल पर इंतहाई मनफी असरात मुरत्तब होंगे। ये तो हो गई माहौलियात की बात। इसके साथ साथ ये भी ऐन मुमकिन है कि इतने बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के साथ इंतहाई खौफनाक मैग्नीट्यूड का जलजला भी आए, जिसके असरात पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मवासलात का निज़ाम भी जाम कर देती हैं और ये तो आप जानते ही हैं कि हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं और पूरी दुनिया का मवासलाती निज़ाम एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। लिहाजा हम नहीं जानते कि अगर ऐसा कुछ वाक़या हुआ तो पाकिस्तान में मवासलाती निज़ाम किस हद तक और कितनी देर तक जाम रह सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि मवासलाती निज़ाम पर बहुत बुरे असरात मुरत्तब होंगे यकीनन। इसके साथ साथ पाकिस्तानी इकॉनमी पर भी इंतहाई मनफी असरात पड़ेंगे। जंग शुरू होते ही ब्रेंट की कीमत बढ़ जाने की वजह से, ये तो हम देख ही चुके हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल वगैरह की प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब अगर ये जंग न्यूक्लियर वॉर बनती है तो उस सूरत में इंतहाई बड़ा बहरान खड़ा हो जाएगा, जिसके नतीजे में कीमतें तो बढ़ेंगी ही, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फराहमी को भी एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है। जैसे ही ये जंग न्यूक्लियर जंग का रुख इख्तियार करती है तो दुनिया के दो ब्लॉक्स में जो वाज़े तकसीम हो चुकी है, वो तकसीम बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी और पाकिस्तान को किसी एक ब्लॉक का साथ देना पड़ जाएगा। हालिया सूरत हाल में अगर पाकिस्तान चीन और रूस का साथ देता है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी मजीद इक्तिसादी पाबंदियां सामने आ सकती हैं। इस इंतहाई गैर यकीनी और बहरानी सूरत हाल में रूस समेत पूरी दुनिया को यह करना होगा कि सारे मामलात जंग से हल करने की बजाय मज़ाकरात की मेज पर हल किए जाएं, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, बल्कि दुनिया में तबाही के ऐसे असरात छोड़ जाती है जो कई दहाइयों तक ख़त्म नहीं हो सकते। और ये जंग अगर न्यूक्लियर जंग में बदली तो इसके तो खुदा न खास्ता ऐसे असरात होंगे जिनसे शायद दुनिया कभी भी ना निकल सके। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।